नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही यूज होने वाला टॉपिक है और इसी से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपने स्टॉक्स का चुनाव करते हैं कि या अब ये स्टॉक ब्रेकआउट पे है या ब्रेकडाउन पे है। और एक रिटेल ट्रेडर हो चाहे कोई भी ट्रेडर हो, उसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए सीधे आ जाते हैं अपने डिस्कशन पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एक की जंक्शन है जहां पर फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड दोनों आके मीट होती हैं। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होती है। अब यहां से सप्लाई बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगी, तो इस पर डिपेंड करता है कि ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकअप, मतलब ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। अब सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट एक वो प्राइस लेवल है कि जैसे ही मार्केट प्राइस लेवल पे आता है तो यहां पर देखा गया है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाई जनरेशन होता है, इसीलिए इसको सपोर्ट बोला जाता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां पर सेलिंग ज्यादा प्रेवलेंट होती है। जैसे ही मार्केट मान लीजिए 100 रुपए पे गया और वहां से फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। सपोर्ट में क्या है कि कोई स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है, 150 से नीचे 100 तक आ गया, तो 100 पर क्या है कि बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो मार्केट जैसे ही 100 पर टिक करेगा तो वहां सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो यही एक सिंपल और आसान भाषा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम है। जिंदगी में भी जो आपके सपोर्टर होंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको नीचे नहीं करने देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो जब भी आप अपनी जिंदगी में डाउन होंगे, वो सपोर्ट की तरह आपके पास आ जाएंगे और फिर से आपको जिंदगी के बारे में अच्छा बताएंगे। और रेजिस्टेंस वो लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको चाहते नहीं है कि आप ऊपर उठें, वो आपकी सक्सेस के में बाधा बनेंगे, वही रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यही स्टॉक मार्केट में जो जिंदगी में लागू है वही स्टॉक मार्केट में भी लागू है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये देखिए, मार्केट ने एक बार यहां पे सपोर्ट लिया। ये देखिए, मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता है। मार्केट ने यहां पर आपको सपोर्ट लिया। ये देखिए, एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये कौन सा लेवल है? यहाँ पर जैसे ही मार्केट टच करेगा तो यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जर्नी शुरू कर देगा। ये सपोर्ट लेवल है और ये बहुत ही की लेवल होता है। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है। अब ये वो पॉइंट है जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या फिर कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और जैसे ही इसको हिट करेगा मार्केट वहीं से नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट होता है, फिर सपोर्ट पे जाता है मार्केट, फिर वहां से दोबारा बाइंग आ जाती है, फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है, सपोर्ट मिल जाता है उसको। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल पैटर्न है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब जब भी मार्केट मान लीजिए इस बड़ी रेंज में कंसोलिडेट होता है, ऐसे कंसोलिडेट होता है, और फिर जिस तरफ भी, यानी कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो ब्रेकआउट होता है, और नीचे की तरफ आएगा तो ब्रेकडाउन मार्केट उसका शेयर का या फिर मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अब देखिए, यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को पार करता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है मार्केट में। मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। अब जैसे ही मार्केट इसको सपोर्ट को तोड़ेगा और फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे की तरफ होता है। अब ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ये लाइन, ये जो प्राइस पॉइंट है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे देखिए, सपोर्ट लिया। अब जैसे ही मार्केट नीचे जो उसका नीचे एक सपोर्ट होगा, उससे लेकर जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर ये जो सपोर्ट है, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आर यू गेटिंग? मतलब यही जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जो ये सपोर्ट रहा था वो अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने शुरू कर देगा। ये देखिए, ये रिग्रेशन चैनल बहुत अच्छा काम करता है और ये थोड़ा लोग कम ही यूज करते हैं आजकल। देखिए, ये एक इंक्लाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये एक इंक्लाइंड सपोर्ट है। मार्केट एक पैरेलल चैनल में कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा जहां भी, तो ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए अब हम सीधे आगे समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह बनाए जाते हैं और ये किस तरह इंपॉर्टेंट है और इसको सही तरीके से बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एक बात रहेगी, वो है रिस्क रिवॉर्ड हम कैसे फेवर करेंगे। इसीलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है एक ट्रेडर के लिए, और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम सीधे आ जाते हैं हमारे जो 4 मेथड मैंने आपको बताए थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रिग्रेशन और पैरेलल चैनल, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, अब मैंने IX का चार्ट ले रखा है। IX के चार्ट पे आप देख सकते हैं क्लियरली, मार्केट ने यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर देखिए ऊपर क्लोज दिया और उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर ही जाता चला गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब
मार्केट दोबारा एक बार नीचे आके रिट्रेस होता है और फिर इस पॉइंट पे आके सपोर्ट लेता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट ने 3-4 दिन यहाँ पर बिताए, तो ये भी एक बेस बिल्डिंग का काम करता है। मार्केट जितना ज़्यादा किसी रेंज में या किसी प्राइस पॉइंट पर टिका रहेगा वही उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट बनाया जो कि बहुत बढ़िया सपोर्ट था, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट बनाया और यहीं से एक बार मार्केट फिर से एक बार रिट्रेस हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने बॉक्स चैनल बनाया था, जिसे पैरेलल चैनल या रेक्टेंगुलर चैनल भी बोलते हैं। तो मार्केट इसमें जब मार्केट ने जैसे ही इसके नीचे क्लोज दिया उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे लगातार गिरता चला गया। तो ये पॉइंट पहले आपके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया, अब यही पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा जब भी प्राइस इस प्राइस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पहले सपोर्ट जो रेजिस्टेंस तोड़ के जब IEX ऊपर गया था, अब दोबारा से देख सकते हैं आप उसको एक रेजिस्टेंस जो है IEX फेस कर रहा है। तो सपोर्ट मान लीजिए कि ये कोई सपोर्ट है और मार्केट इसे तोड़ के ऊपर निकल जाता है, सॉरी रेजिस्टेंस है और मार्केट इसे ऊपर तोड़ के निकल जाता है और फिर दोबारा से नीचे आता है। तो मार्केट यहाँ पर पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर हल्का सा ऊपर। जैसे ही मार्केट इसको तोड़ेगा तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट कर सकते हैं जिसका हमारा SL रहेगा ये वाला हाई, और हम कम से कम 2:1 का टारगेट ज़रूर लेके रहेंगे ताकि हम प्रॉफिट में रहें, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब यही जो सपोर्ट था, जो मार्केट के लिए इतना बेहतरीन सपोर्ट बना हुआ था, वही मार्केट ने तोड़ने के बाद यानी कि IEX के तोड़ने के बाद अब यही एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए अब एक बार हम त्रिवेणी टर्बाइन के चार्ट पे आ जाते हैं सीधे। अब जैसे कि आप त्रिवेणी टर्बाइन के चार्ट पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट पहले रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेता है और एट द एंड इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करता है मार्केट ऊपर की तरफ फिर से चलना शुरू हो जाता है। अब यही जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, अब ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट जब भी नीचे को या फिर त्रिवेणी टर्बाइन जब भी नीचे को आएगा तो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट, मान लीजिए कि 3-4 बार मार्केट लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है, और तो आपको वो स्टॉक्स चुनने हैं जिसमें एटलीस्ट मार्केट 2 या 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका हो या उससे ज़्यादा ले चुका हो। जितना मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट होगा तो ब्रेकआउट उतना ही अच्छा होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो आपको हमेशा वो स्टॉक चुनने हैं जो मार्केट एक तो वो निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया और निफ्टी के बराबर ही अगर आपको रिटर्न मिला तो फ़ायदा क्या। तो एटलीस्ट निफ्टी को वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा हो और उसमें कोई ब्रेकआउट का लेवल कोई ना कोई आ रहा हो। चलिए हम सीधे अगले चार्ट पे आ जाते हैं जो कि है टाटा कॉफ़ी का चार्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको उसमें बताया था इंक्लाइन लाइन। पहले मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ये सपोर्ट है। एक इंक्लाइन लाइन का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी मार्केट जो है उसको भी एज अ सपोर्ट काम करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है ये इंक्लाइन लाइन। पहले मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर देखिए दोबारा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। लेकिन जैसे ही ये इंक्लाइन लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, स्टॉक देखिए वहाँ से लगातार नीचे ही जाता जा रहा है। और मार्केट अगर किसी दिन मान लीजिए इसके नीचे जाके क्लोज कर देता है, यानी कि 190 के आसपास या 180 के आसपास मार्केट क्लोज दे देता है, तो हो सकता है टाटा कॉफ़ी में और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो कि आपका रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस में आप इसको डेली की जगह वीकली कर लेते हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि रिलायंस बहुत दिनों के कंसोलिडेशन, बहुत टाइम बाद इस लेवल के नीचे क्लोज दिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमको 2000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब जब भी मार्केट इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, यानी कि कम से कम डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, तो हम रिलायंस में हम तेज़ी कर सकते हैं। हमारा SL रहेगा ये 2100 रुपये का SL रहेगा और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 2700 रुपये के रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको किस तरह लेना है। अब एक हम लास्ट जो मैंने आपको रिग्रेशन चैनल एक पहले हम फिबोनाची के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी चलिए पहले मैं एक बार आपको फिबोनाची, क्योंकि काफ़ी लोगों को फिबोनाची लगाना ही नहीं आता है, तो फिबोनाची में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ जाना है फिब रिट्रेसमेंट, और जो भी आपका लो से हाई की तरफ खींचना है। हमें हमेशा याद रखिए आपको जो भी टाइम फ्रेम या किसी में भी आपको लो से हाई में खींचना है। तो पहले मार्केट जब गिरता है तो पहले कोशिश करता है कि 0.5 के आसपास बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है, जो कि निफ्टी में हो चुका है। लेकिन
इसके नीचे अगर मान लीजिए किसी दिन 16,800 या 16,900 का लेवल के नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर देता है तो हो सकता है हमको 0.618 के लेवल तक भी मार्केट जाता हुआ दिखे, यानी कि 16,600। अगर आपको कोई इनिशिएट करनी है कोई ट्रेड, तो इस हाई के ऊपर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि 17,200 के ऊपर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हो सकता है ये डब्लू भी बनेगा। आप देखिए डब्लू का मतलब ये है, डब्लू कुछ लोग आसान भाषा में उसको बोल देते हैं। डब्लू का मतलब ये है, जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल कोई अगर इस पर रेजिस्टेंस डाल देता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस को जब तोड़ेगा, मार्केट इसके ऊपर क्लोज देगा, तब हम इसके लो का एक मैं आपको दिखाई देता हूँ कि आपको ट्रेड इनिशिएट अगर करनी है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 17,200 के ऊपर क्लोज देता है तो मेरा एसएल रहेगा 16,800 और मेरे टारगेट रहेंगे करीब 17,600 के आसपास के मेरे टारगेट रहेंगे, और फिर उसको हम ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे केसेस में अब मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बता दिया, इनक्लाइंड बता दिया, फिबोनाची बता दिया। हमारा जो लास्ट है वो है रिग्रेशन और पैरेलल चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे लोग कम यूज़ करते हैं और बहुत ही इफेक्टिव होता है ये। जैसा कि आप निफ्टी को देख सकते हैं, निफ्टी एक पैरेलल चैनल में काम कर रहा है। ये देखिए मार्केट एक पैरेलल चैनल में चल रहा है। जिस दिन भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो इसको भी आप अपने लगा के रखिए और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कई स्टॉक्स में मैं आपको फिनोलेक्स में दिखाता हूँ। फिनोलेक्स में बहुत दिनों का कंसोलिडेशन हो रखा है। ये देखिए, ये डेली कैंडल पे देखिए कितने दिनों से मार्केट इसी फिनोलेक्स का जो चार्ट है वो इसी के अंदर। तो जैसे ही फिनोलेक्स का स्टॉक जैसे ही इसको तोड़ेगा तो हो सकता है आने वाले लेवल में बहुत हम बड़े लेवल भी देखने को हमें मिल सकते हैं। चलिए हम सीधे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे, जो कि है रिस्क रिवॉर्ड। आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लिया, ट्रेड लेना समझ लिया, एसएल समझ लिया। अब आपको कितना मिनिमम आपको प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि कितना आप रिस्क रिवॉर्ड लेंगे ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया कि किस तरह आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं। अब कौन सा सपोर्ट अच्छा है या कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, जितनी बार रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट, जितनी बार चार्ट उसको टच करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और मार्केट इसे टच करता है फिर नीचे आता है, 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 और जितनी बार ये मार्केट इसको टच करेगा और फिर इसको ब्रेक करेगा तभी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड होगा। पहली या दूसरी बार में अगर होगा तो वो वीक मोमेंटम हो सकता है और हो सकता है कि वो फेक ब्रेकआउट हो, जिसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं कि फेक ब्रेकआउट भी होते हैं हमारे यहाँ मार्केट में, तो ये भी हो सकता है। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो और उसमें क्या पॉइंट हम ले सकते हैं। वॉल्यूम एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है आपके लिए। वॉल्यूम आप लगा के रखिए। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, अगर उस समय वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है तो वह ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग होगा और उसको ऊपर या नीचे जाने के संभावनाएं उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, रीसेंट में कितना टच किया है। अब मान लीजिए कोई मैंने रेजिस्टेंस बनाया, ये मैंने रेजिस्टेंस बनाया और मैंने मान लीजिए एक रेजिस्टेंस बनाया ये, और मार्केट ने एक बार यहाँ पे 2020 में टच करा था, उसके बाद मार्केट यहीं होवर कर रहा है। अब ये 2023 में जाके रेजिस्टेंस यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। रीसेंट जितने ज़्यादा टच होंगे उतना ही मोमेंटम हमारा स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम जो आगे जो लास्ट बचा है कि रेजिस्टेंस लाइन कितनी लंबी है। लंबी का मतलब कंसोलिडेशन मेरा कितना स्ट्रांग है, कितने टाइम में वो कंसोलिडेट हुआ है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रांग होगा। अब हम लास्ट पे आ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो रिटेल ट्रेडर्स के जो सबसे बड़ा जो लॉस का कारण है, हमारा आपका या जो भी हमारे जैसे भाई जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनका सबसे बड़ा लॉस का कारण है कि रिस्क और रिवार्ड का जो रेशो है वो हमारा गड़बड़ाया रहता है। हम छोटा सा जैसे ही हमको प्रॉफिट मिलता है हम तुरंत उससे निकल जाते हैं और रिस्क हम लेंगे लास्ट तक कि नहीं जी, तो हम तो इमोशनली अटैच हो जाते हैं स्टॉक से या फिर फ्यूचर्स में अगर हमने कुछ भी ले रखा है। तो रिस्क क्या है, मैक्सिमम रिस्क मैं जो ले सकता हूँ, मैक्सिमम मेरा जो रिस्क हो सकता है इस केस में, और रिवॉर्ड में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मैं ये मेरा 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक में अगर आप काम कर रहे हैं तो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहिए। मैं उसकी एक कैलकुलेशन बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। देखिए, मान लीजिए आपने 1 रुपये पे 2 रुपये का रिवार्ड लिया, ठीक है। आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 आपने ट्रेड लिए जिसमें से 5 आपके सक्सेसफुल रहे
और 5 आपके लॉस में गए। आपने अगर 5 सक्सेसफुल गए तो आपने रुपए कितने कमाए? 10 रुपये, ठीक है। और अगर आपके लॉस में गए अगर 5 ट्रेड तो आपने गंवाए कितने? 5 रुपये। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने बचे? 5 रुपये आपके पास बचे। तो आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2:1 का रहना चाहिए। अब ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए बेहतर है। देखिए 50 आप और हम या कोई भी कितना ही बड़ा वो हो, उसको 70 से 80%, बहुत अच्छा ट्रेडर है तो 70 से 80% उसका स्ट्राइक रेट होता है। मैं मान के चलता हूँ हम जैसे लोगों का 40 to 50% होता है। तो अगर मैं 2:1 रहूँगा और मेरा स्ट्राइक रेट 50% है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 आपके सही गए और 5 आपके लॉस में गए, तब भी आपको 5 रुपये उससे बचेंगे ही बचेंगे। तो आप कम से कम टारगेट जो है अपना वो आप 2:1 का रखिए, ऐसा लेके बैठिए। और दूसरी चीज़, किसी भी स्टॉक को दिल से ना लगाए। अगर उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, मल्टी ईयर सपोर्ट है और उसे ब्रेक कर दिया, फिर भी उसको एवरेजिंग में लगे हुए हैं, तो फिर ये आप गलत कर रहे हैं और हो सकता है आपको इसका हर्जाना भी भुगतना पड़े लॉस के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। आपने अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं तो मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। आपको अगर कोई सवाल हो या कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट में छोड़ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अच्छा जान पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।